हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज एक नया टॉपिक लेते हैं, इसका नाम है रासायनिक सूत्र बनाना। मतलब इसमें हम देखेंगे कि रासायनिक सूत्र किस प्रकार बनाए जाते हैं, यानी केमिकल फॉर्मूला। तो देखिए, रासायनिक सूत्रों में जैसे पहले हम लेते हैं, जैसे जल का सूत्र होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो देख, इसमें सूत्र बनाना नहीं है, इसमें आप ये भी आता ना जो जीके होती है, तो जीके के भी इसमें काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रदूषण उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैसें, तो प्रदूषण उत्पन्न करने में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो ये सूत्र बना तो बात की बात है, बल्कि ये सबके लिए उपयोगी। तो प्रदूषण उत्पन्न करने में सबसे ज्यादा जो है, सबसे पहले योगदान इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इस प्रकार से प्रदूषण उत्पन्न करती है। लेकिन ये हम हमारा मेन टॉपिक है रासायनिक सूत्र किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो इसमें देखेंगे, ये देखने में जो लग रहा है भाई, जैसे कार्बन प्लस O, ऑक्सीजन, दोनों ने क्रिया की तो यहाँ बन गए CO2। लेकिन समझ में आ रहा है भाई, ये जो दो है ये आया कहाँ से? वो तो ठीक है, ऑक्सीजन के दो अणु रहते हैं इसमें, लेकिन कार्बन का तो एक ही अणु है। तो इस प्रकार से इसमें स्टडी करेंगे यहाँ तक कि ग्रीन हाउस प्रभाव, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बनता है, उसमें भी मतलब इनका इन्हीं गैसों का योगदान होता है। तो आगे देखते हैं कि सूत्र किस प्रकार बनते हैं। ये जीके में याद रखना, ये भी आप देखना, वातावरण में सबसे ज्यादा जो गैस है वह नाइट्रोजन, ये 78% रहती है। इसको जो एवरेज के रूप में न्यू माना जाता है। 78 से 80% वायुमंडल में ये पाई जाती है। इसके बाद में ऑक्सीजन O2, ये रहती है 20.94%। इसको एवरेज के रूप में 20 से 21% माना जाता है। इसके अलावा CO2 वातावरण में रहती है 0.03%। तो ये प्रमुख गैसें, इनका एवरेज निकालोगे तो लगभग जो है 99% के लगभग आ जाएगा। बाकी जो गैसें 1% के अंतर्गत जो बचेगी गैसें, उसमें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियान और दूसरी जितनी भी गैसें हैं ना, उन जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और जितने भी गैसें हैं वो सब है। प्रमुखतः ये 3 गैसें, ये आपको याद रखना है। ये आपको चित्र याद रखना है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी, 78%, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह 20.94% और CO2 की जो है 0.03%। इस प्रकार सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो क्या है? नाइट्रोजन गैस है, जो पौधों के लिए बहुत उपयोगी। क्योंकि ये भी याद रखना, पौधे जो है अधिकांश का, अगर देखें हम कि पौधे श्वसन में कौन सी गैस को लेते हैं, कौन सी को बाहर निकालते हैं, तो बहुत सी बार हम जल्दीबाजी यूं बोल जाते हैं कि पौधे जो है श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो अधिकांश का उत्तर क्या होगा? CO2।
तो CO2 कैसे लेंगे? शोषण तो चाहे कोई सा भी जीव, एक कोशिक हो, बहुकोशिक हो, सब में शोषण की प्रक्रिया एक है। तो शोषण में हमेशा चाहे पौधे हो या जंतु हो, ऑक्सीजन गैस ही ली जाती है, याद रखना। शोषण पौधे एवं जंतु, शोषण में पौधे हो या जंतु कौन सी गैस लेते हैं? O2 लेते हैं। अब देखिए मैं CO2 कैसे लेते हैं, देखिए वो लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या लेते हैं? CO2 तो लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? O2 को छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। कौन? पेड़ पौधे। अन्यथा बहुतों का अगर पूछे जाए जल्दीबाजी में कि पौधे कौन सी गैस लेते हैं, तो दिमाग में क्या बैठा रहता है? प्रकाश संश्लेषण का, कि CO2 लेते हैं। तो याद रखना अच्छी तरह से, पौधे हो या जंतु शोषण में O2 लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? वह CO2 लेकर O2 छोड़ते हैं। पौधे हो या जंतु श्वसन में O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। अपने मुख के द्वारा जो बाहर निकल रही वो CO2 है। ये इस प्रकार से ये, तो हम देखते हैं आगे। और इसमें एक और जैसे नाम आया था ना, अमोनिया, NH3, ये क्या है? मतलब बर्फ बनाने में काम आती है, प्रशीतलक के रूप में भी काम आती है। इससे अमोनियम का भी निर्माण होता है। अमोनियम क्लोराइड जो नाम सुना होगा वो। तो देखते हैं सूत्र कैसे बनते हैं। तो सामान्यतम लेते हैं, जैसे कि नंबर 1 में NaCl। अब ये NaCl कैसे बना? क्योंकि इसमें सोडियम का और प्लस क्लोराइड दोनों अणु भाग लेते हैं और इसलिए बना NaCl। अब देखते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ये तो साधारण नमक है। क्या ये? साधारण नमक जिसको हम खाते हैं ना, वो सोडियम क्लोराइड। अब ये कैल्शियम क्लोराइड है। कैसे बना कैल्शियम क्लोराइड? देखो Cl। अब यहाँ तो अगर इनका जैसे देखते हैं ना, दोनों का मिला करके यूं, तो Cl2। अब ये है कि Al2 कहाँ से आया, इसमें क्यों नहीं आया Al2, और इसमें कैसे आ रहा है Al2? तो ये देखिए संयोजकता, वैलेंसी जिसको होते हैं संयोजकता, वैलेंसी। तो रासायनिक जो पदार्थ है उनकी संयोजकता होती है, मतलब तो संयोजकता दो प्रकार की होती है, एक तो अम्लीय मूलकों की और एक क्षारीय मूलकों की। संयोजकता, तो इसको ऊपर से लेते, थोड़ा जगह रही समझाने के लिए। संयोजकता, तो संयोजकता दो प्रकार की होती है, क्षारीय मूलकों, क्षारीय मूलकों की और अम्लीय मूलक, यानी संयोजकता को दो भागों में विभाजित किया था, एक तो क्षारीय मूलकों की संयोजकता और एक अम्लीय मूलकों की संयोजकता। तो क्षारीय मूलकों की जो संयोजकता होती है उसमें प्लस की रहती है ये, और अम्लीय जो मूलक होते हैं उनकी क्या रहती है? माइनस की रहती है। अब देखिए, जैसे क्षारीय मूलकों में, जैसे कि कुछ प्रतीकों के नाम, जैसे कि सोडियम, सोडियम Na प्लस एक होती है इसकी, कैल्शियम, कैल्शियम, इसका प्रतीक क्या होता है? Ca प्लस दो होती है। मतलब ये इसका अलग से परिभाषा रहती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने या फिर ग्रहण करने के आधार पर होती है ये। तो ये कैल्शियम हो गया। इसके बाद में जैसे फेरस, अस आया फेरस,
तो इसकी 1 E प्लस 2 होती है, क्योंकि फिर कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनकी परिवर्तनशील संयोजकता होती है, यानी कुछ की जो संयोजकता 1 या 2 या 3 तक हो सकती है। तो फेरस है जिसके नाम के पीछे जैसे अस आ गया, अस, उसकी संयोजकता क्या रहती है, कम। और जिसके नाम के पीछे क्या आ गया, इक, उसकी संयोजकता क्या होती है, अधिक, अधिक। तो ये फेरस है, तो ये अब देखो फेरिक, वही लोहाई है, फेरिक, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1E3 होती है। उसी प्रकार से कॉपर यानी कि तांबा, तो जैसे क्यूप्रस, 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 इसकी Cu प्लस 1। और क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, इसकी होती है Cu प्लस 2। तो ये तो क्या है, ये सारे मूलकों की संयोजकता यानी कि प्लस वाली। अब अम्लीय मूलकों की संयोजकता कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि क्लोराइड, क्लोराइड, तो Cl-1। हालांकि इसमें जो भी, इसको भी एक ही माना जाता है, लेकिन समझाने की दृष्टि से लिख देते हैं। इसके बाद में जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेट, CO3-2, सल्फेट, सल्फेट, SO4-2, पासफेट, पासफेट, PO4-3, नाइट्रेट, नाइट्रेट, NO3-1। ये तो माइनस का आ रहा है सब में, तो क्या है, ये अम्लीय मूलकों की संयोजकता है। तो कोई भी जो सूत्र बनता है वो एक तो क्षारीय मूलक और एक क्या होता है, अम्लीय मूलक, दोनों की क्रिया से बनता है। तो याद रखना अच्छी तरह से, कोई भी जो रासायनिक सूत्र होता है तो उसमें पहले स्थान पर यानी फर्स्ट में जो रहता है वह अम्लीय, वह क्षारीय मूलक रहता है, और दूसरे स्थान पर रहता है वह अम्लीय मूलक रहता है। अब समझना कैसे, कोई सा भी उदाहरण लेते, जैसे पहला लिया अपन ने सोडियम क्लोराइड, तो जैसे यहां पर सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम देखिए Na, क्लोराइड का एक ही तरफ से लो Cl, इसकी भी संयोजकता 1 है, इसकी भी 1 है। हालांकि इसके याद करिए माइनस की है प्लस की है, जब ये क्रिया करते हैं तो इनकी संयोजकता बदल जाती है, यानी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, दोनों एक एक है, तो NaCl बना। इस प्रकार से ये क्या बन गया है, रासायनिक सूत्र बना है। अब लेते हैं दूसरे इसमें, कैल्शियम और कार्बोनेट। अच्छा एक और देखिए, पहले इसका उदाहरण लेते हैं कैल्शियम को और क्लोराइड की। तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो देखिए कैल्शियम Ca प्रतीक है कैल्शियम का, क्लोराइड का Cl, इसकी संयोजकता प्लस की 2, इसकी माइनस की 1। देखिए वहां पर 1 है, तो ये बदल जाएगी संयोजकता, तो अर्थात Ca, इसकी संयोजकता यहाँ पर आएगी तो ये एक ही है, और Cl यानी इसकी संयोजकता क्या है, Ca की 2, तो इसके पीछे लगेगी ये, तो क्या हो गया CaCl2। तो इस प्रकार से संयोजकता से बदलते हैं ये। इसके बाद तीसरा उदाहरण देखा, यहाँ तक इनको अभी ऊपर इसको मिटा नहीं सकते क्योंकि देखने में काम आ रहे हैं ना, इसलिए बाद में याद हो जाए तो आप कैसे भी बना सकते हैं। अब लेते हैं हम कैल्शियम और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखिए कैल्शियम की Ca, कार्बोनेट की CO3-2, इसकी +2। तो याद रखिए जिनकी संख्या बराबर होती है वह परस्पर क्रॉस हो जाती है, ये बदल ये, तो क्या बनेगा यहाँ CaCO3 बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार से ये
संहिता बनती है। मतलब संहिता से क्या बनते हैं, सूत्र बनाए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कि ये क्या संहिता है जो है ना, सारे मूलकों की और अम्लीय मूलकों की याद करनी पड़ती है। अगर एक बार याद होगी तो फिर इसका भूलने का भी कोई चक्कर नहीं। तो आप कोई सा भी सूत्र बना सकते हो और कोई सा भी समीकरण, क्योंकि जो रासायनिक समीकरण बनते हैं वो भी कैसे बनते हैं, सूत्रों से बनते हैं। तो इसका वो लेते हैं दूसरा उदाहरण। तो अब लेते हैं, देखिए फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट, इसकी भी दो है, इसकी भी दो है, इसलिए डायरेक्ट सूत्र बनेगा। जैसे है ना, फेरस सल्फेट, तो फेरस फेरस 1E प्लस 2, उसके बाद सल्फेट SO4 -2, तो क्या बन जाएगा डायरेक्ट 1E SO4 क्रॉस हो जाएगी इस प्रकार से। अब थोड़ा डिफरेंस वाला लेते हैं, जैसे फेरस और इधर लेते हैं एक फास्फेट, क्या बनता है देखिए, फेरस फास्फेट, फेरस फास्फेट, तो वही 1E और फास्फेट का PO4, इसकी संहिता +2 होती है, इसकी संहिता -3 होती है। तो किस प्रकार क्रिया करते हैं देखिए, तो 1E, तो एक में देखिए इसकी संहिता बदलेगी तो 1E क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा, और PO4 क्योंकि ये 2 पीछे लगेगा इसलिए कोष्टक लगाना पड़ेगा, तो PO4 2। तो ये फेरस सल्फेट का सूत्र है, याद रखना है। इस प्रकार से बनाए जाते हैं। ये थोड़ा जटिल सा लग रहा होगा ना, तो फेरस सल्फेट का सूत्र है। और देखते हैं हम फेरिक सल्फेट लेते हैं। फेरिक सल्फेट Fe और SO4, फेरिक संहिता प्लस की 3 होती है और प्लस की 2 होती है, तो एक बदल जाएगी संहिता, Fe ये 2 यहाँ लगेगी और PO SO4 तो इसकी जो है ना फेरिकता ने तो 3 है, तो यहाँ पर लगेगा 3, तो ये फेरिक सल्फेट है। इस प्रकार से संयोजकता से कोई से भी सूत्र बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये 9th की चीजें, लेकिन जो भी मतलब कंपटीशन होते हैं आपके, चाहे वो रीड का हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो मतलब टीचर का कंपटीशन होता है, इसके अलावा ये वीडियो का है, लैब टेक्नीशियन का है, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसमें थोड़े से एक व्यूज अगर बढ़ते हैं, आते हैं, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर दूसरे टॉपिक के साथ स्टडी करेंगे। बाकी आज इतना सा है, कल पढ़ेंगे।